गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आप सबका जो बेहतरीन जो प्यार सपोर्ट जो मिल रहा है उसके लिए बहुत धन्यवाद। तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद। आप लोग यही अपना प्यार विश्वास बनाए रखें। दोस्तों, हमने इस चैप्टर को लगभग फिनिश कर लिया है और अब इस चैप्टर से संबंधित जो सेकंड लास्ट जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और वो है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक भोजन का अवशोषण। अब हम क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? अब हम बात कर रहे हैं आपके इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है भोजन का अवशोषण। पचित भोजन का अवशोषण। पचित भोजन का अवशोषण। देखिए दोस्तों, जब भोजन को अच्छे से पचा लिया जाता है, जिसकी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, है ना? कैसे? एक बार रिपीट करता हूं कि होता क्या है कि जब भोजन जो है आपके मुख गुहा में इसका पाचन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मुख्य रूप से भोजन को किस में बदल दिया जाएगा? स्टार्च को मालभोज में। देन भोजन पचने के बाद में जो अर्ध जो ठोस बॉल बनती है उस बॉल को कहते हैं बोलस, और बोलस के रूप में भोजन कहां जाता है? वो भोजन जाता है आपके ग्रसिका में। ग्रसिका में हमने देखा कि यहां किसी भी प्रकार का पाचन नहीं किया जाता। क्लियर? अब ये भोजन जाएगा हमारे पेट। देखिए, हम क्या करते हैं कि इस पूरे भाग को पेट कहते हैं ना, नो डाउट सिंपल भाषा में कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारा पेट बोल करके छोटा सा एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर है, एक थैले नुमा स्ट्रक्चर है, जे आकृति का, है ना? वो होता है हमारा अमाशय। तो अमाशय में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रोटीन को पचाया जाता है, जिसके अंदर पहले पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदला जाएगा और ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन कर देता है। क्लियर? आमाशय में जब भोजन पच जाता है, वो भोजन जब आगे जाता है उसको कहते हैं काइम, और वो कहां से जाता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर से, पाइलोरिक कपाट से जाता है, जठर निर्गम अवरोधनी हिंदी में कहते हैं। वहां से ये भोजन पचता हुआ आगे जाता है हमारी छोटी आंत में, और छोटी आंत हमारे आहार नाल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आहार नाल का सबसे लंबा और कुंडलित भाग होता है, जिसमें अग्नाशय रस और पित्त रस ये दोनों भोजन में आकर के मिल जाते हैं। तो जब अमाशय से जब भोजन यहां ट्रांसफर किया जाता है तो उस भोजन को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको तो कहते हैं आपके काइम। अब इसको क्या कहेंगे? अब इसको कहते हैं दोस्तों आपके काइम। तो ये जब काइम के रूप में ये जो पेस्ट है, जैसे छोटी आंत में आता है, तो छोटी आंत के अंदर ये दोनों पदार्थ है ना, इसका जो मीडियम है वो क्या कर देते हैं? क्षारीय कर देते हैं, यानी कि बेसिफिक। तो जैसे ही इसका मीडियम बेसिफिक होता है तो यहां पर उपस्थित जितने भी एंजाइम्स हैं सारे एक्टिव हो जाते हैं। जैसे अग्नाशय एमाइलेज हो गया, ठीक है, एंटेरोकाइनेज हो गया, उसके अलावा आपके माल्टेज, सुक्रेज, पेप्टेज, ये सारे जो एंजाइम हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। इस कड़ी में हम अगर बात करें वसा को लेकर के, तो वसा के संदर्भ में इंपॉर्टेंट हमने बात की थी कि जो पित्तरस है ना, एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो पित्तरस है, इस पित्तरस में यहां बात कर देता हूं। पित्तरस में मुख्य रूप से कई प्रकार के पदार्थ होते हैं, जल वगैरह, लेकिन मेन जो चीज होती है इसमें एक होता है पित्त वर्णक, पित्त वर्णक, और एक होता है पित्त लवण, एक होता है पित्त लवण। तो दोस्तों पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट इसको कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको थोड़ा आप एक बार नोट कर लें कि पित्तरस के अंदर जो वर्णक है उस वर्णक के रूप में दो स्ट्रक्चर होती है। एक होती है आपके बिल्ली रूबिन, क्या होती है? बिल्ली रूबिन, क्या होती है दोस्तों? बिल्ली रूबिन, और दूसरा होता है बिल्ली वर्डिन, बिल्ली
वर्डिन, बिलीवर्डिन। तो ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है ये पित्त वर्णक के अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट है, यानी कि वर्णक है। और ये वही वर्णक है जो हमारे 1 नंबर और 2 नंबर को कलर देते हैं, यानी कि मूत्र और मल में जो येलो रंग, पीला रंग जो है वो इसी के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। क्लियर? चलो, तो फिर हमने देखा कि किस प्रकार से वसा है, वसा को तोड़ा जाता है छोटे छोटे अणुओं में। उस विधि को कहते हैं पाइशीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? इस विधि को कहते हैं पाइशीकरण। ये पाइशीकृत जो वसा है ये आपके जो चिकनी अंतर्बंध जालिका यानी कि SER है उसमें जाकर के काइलोमाइक्रोन बनाता है। और ये काइलोमाइक्रोन जो लैक्टियल ट्यूब्स हैं यानी कि लसिका वाहिनी है वहां पर पहुंच जाती है स्टोर करके। देन इस तरीके से छोटी आंत में विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम है जिसमें आपके ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज है ना, ये सब जो लाइपेज, न्यूक्लिएज, ये जो विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम हैं ये भोजन को उनके सरल अणुओं में तोड़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? उनके सरल अणुओं में तोड़ते हैं। जैसे वसा की हमने बात की थी, अब कार्बोहाइड्रेट को और देखें। कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, उसको डाइसेकेराइड में यानी कि माल्टोज वगैरह में तोड़ दिया जाता है। एक चीज इसी क्रम में वसा को तोड़ दिया जाएगा मोनोग्लिसराइड में यानी कि छोटे अणुओं में जो आगे लैक्टियल ट्यूब में जाएगी। न्यूक्लिक अम्ल वगैरह है उनको न्यूक्लियोसाइड में बदल दिया जाता है यानी कि न्यूक्लिक अम्ल के इकाई में यानी कि जो छोटे जो पीस है उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपने अटेंड कर रखा है पिछले वीडियोस तो हमने बात की थी कि न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए इनका निर्माण कैसे होता है? न्यूक्लियोटाइड से, यानी कि फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। और इनका जो सरल रूप है वो सरल रूप क्या होता है? केवल और केवल शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार, उसको बोलते हैं दोस्तों न्यूक्लियोसाइड। तो देखिए कहा न्यूक्लिक अम्ल यानी कि बड़ी स्ट्रक्चर है कौन? डीएनए और आरएनए। तो डीएनए आरएनए जिनसे बनते हैं उनमें उनको वापस से तोड़ दिया जाता है। इसी सीक्वेंस में जैसे डाइपेप्टाइड बने है ना, इधर देखिए डाइसेकेराइड, इसको और तोड़ा, ये देखिए डाइपेप्टाइड, प्रोटीन जो था उस प्रोटीन को इस तरीके से डाइपेप्टाइड में चेंज कर दिया गया। स्टार्च को डाइसेकेराइड यानी कि माल्टोज में बदल दिया गया। अब आगे देखिए डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्ल। तो ध्यान रखना कि प्रोटीन की जो इकाई है वो क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है, अमाइनो एसिड्स होती है। तो इसको तोड़ दिया गया। माल्टोज दोस्तों ध्यान रखना एक बड़ा अणु है, डाइसेकेराइड कहते हैं यानी कि ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं तो उसको ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। तो इसी तरीके से लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, सुक्रोज तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में। कहने का मतलब है जो भी भोजन के जो पदार्थ हैं उनको सरल अणुओं में चेंज कर दिया जाता है। और जब ये सारे पाचन की प्रक्रिया हो जाएगी तो दोस्तों ध्यान रखना जो अवशोषण है वो स्टार्ट होता है। और वो अवशोषण कैसे होता है उसकी हम डिस्कस करें तो अवशोषण में ये है कि जो भी पचित जो भोजन है तो हर एक स्तर पर उसका अवशोषण किया जाएगा। कि छोटी आंत मुख गुहा से अगर बात करें तो कुछ औषधियां जो हैं उनको थोड़ी बहुत मात्रा में अवशोषित किया जाता है। फिर छोटी आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन किया जाता है और उसका अवशोषण किया जाएगा। उसके बाद में बड़ी आंत। तो ये जो सीक्वेंस है उसको हम एक शॉर्ट टेबल के रूप में बात करें तो इस तरीके से दोस्तों, जब अवशोषित हो जाता है तो यानी कि जो स्टार्ट किया जाता है प्रोसीजर, तो अगर मुख में बात करें, मुख यानी कि मुख जो गुहा है, मुख गुहा और मुख में अगर बात करें तो कुछ मेडिसिन जो हैं, औषधियां जो हैं उनका अवशोषण किया जाएगा। राइट? तो जैसे ही हम दवाई वगैरह लेते हैं तो उसका हमें जो स्वाद है वो हमारे मुंह में आ जाता है। तो वो इसी की वजह से तो मुख में जो जीवा वगैरह है उसके नीचे से इनकी कोशिकाओं की जो रुधिर कोशिकाएं होती है वो उसको अवशोषित कर लेती है और यहाँ पाचन जो अवशोषण है वो स्टार्ट हो जाता है।
देन अमाशय। तो अमाशय में किसका अवशोषण किया जाता है? अमाशय में जल, सरल शर्करा, अल्कोहल आदि का अवशोषण किया जाता है। और आपको एक चीज और बता दूं कि जो पचित भोजन है अमाशय में लगभग 4 से 5 जो घंटे हैं वहां तक टिकता रहता है। यानी कि अप्रोक्स 4 घंटे के आसपास हमें भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि 4 घंटे के बाद में हमारा जो पेट है वो कुछ डिमांड करेगा। अब हम चाहे बिस्किट लें, चाहे चाय लें, तो कुछ भी लें, तो हम एक हमारी इच्छा होती है कि हाँ अब कुछ लिया जाए। तो बात करें अमाशय के बाद में छोटी आंत, तो छोटी आंत में दोस्तों हमने बात की थी प्रमुख भाग है, ये जितने भी पोषक तत्व है उन सबके अवशोषण का प्रमुख अंग है। क्लियर? तो यहाँ पाचन की जो क्रिया वो एकदम से पूरी की जाती है। यहाँ सारे जैसे ना अंतिम उत्पाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल आदि को अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में बड़ी आंत के रूप से में हमने बात की थी। तो बड़ी आंत जो है इसमें हमने बात की भोजन का ज्यादातर कोई अवशोषण नहीं होता सिवाय जल के। तो यहां इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जल और कुछ मात्रा में जो खनिज लवण है और मेडिसिन, इनका अवशोषण किया जाएगा। बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपके पाचन की विधि। तो इसमें हम एक बात कर रहे हैं कि जो भी पदार्थ हमने खाया है जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन, तो उनके एक अणु से कितनी ऊर्जा बनती है। तो यहां दोस्तों ध्यान रखना, ये हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा की जो प्राप्ति है उससे लगभग बराबर या इसके इक्वल वो होती है प्रोटीन। इसके बाद में प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है और मैक्सिमम जो ऊर्जा है वो दोस्तों आपके वसा से प्राप्त होती है। यानी कि एक जो अणु है, मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का, उससे दोस्तों ध्यान रखना ऊर्जा बनती है लगभग 4.1 किलो कैलोरी। अब 4 से 7 9 के बीच में ध्यान रखना है ना। तो सेम वही इसमें होता है 4.1 से 4.9 तक। तो ये अपन इसमें मानते हैं 4.7 किलो कैलोरी। लेकिन जो वसा है, वसा के एक अणु से दोस्तों ध्यान रखना 9.1 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो हमें प्राप्त होती है। कितनी होती है? एग्जैक्ट 9.1 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो प्राप्त होती है। तो आप चाहो तो उसको 9 भी लिख सकते हो, आप इसको केवल 9 भी लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हमने यूज लिया है, चाहे हमने प्रोटीन यूज लिया है, उसके एक अणु से कितनी ऊर्जा बनती है वो उसका एक मेजरमेंट होता है। क्लियर? चलो, अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपके इस चैप्टर का आखिरी जो पॉइंट है वो है पाचन से संबंधित विकार। पाचन संबंधित विकार एंड डाइजेस्टिव जो डिसऑर्डर है। विकार का मतलब होता है दोस्तों रोग, रोग कह दो, डिजीज कह दो या डिसऑर्डर कह दीजिए, है ना। तो पाचन से संबंधित क्या क्या विकार हो सकता है उसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट है हमारा अपच। अपच, अब देखिए कई बार क्या है कि हम एक्सेस खाना खा लेते हैं जिससे भोजन पचता नहीं है ना, खट्टे डकारे आना, जी घबराना, पेट में जलन होना, तो उस बीमारी को कहते हैं आपके अपच। ठीक है। देन बात करें वमन, वमन जिसको अपन कहते हैं उल्टी। तो उल्टी भी इसी का ही जैसे एक तरीके का पार्ट है कि एक्सेस जब खाना खा लेते हैं या भोजन प्रॉपरली पचता नहीं है आमाशय के अंदर और एसिड का सिक्रेशन ज्यादा जब हो जाता है और ये जो कंट्रोल जो डाइट है वो हम नहीं ले पाते, कई बार हम ज्यादा स्पाइसी ऑयली खाना खाते हैं, तेज मसालेदार खाना खाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो उल्टी वगैरह है उसकी संभावना रहती है। क्लियर? उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें तो वो है आपके प्रवाहिका। नेक्स्ट है अपना प्रवाहिका, इसको अपन डायरिया कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य है ना, बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है वो कार्य क्या है? जल का अवशोषण
जल का अवशोषण। तो कई बार क्या है कि बड़ी आंत में जो जल का जो अवशोषण है वो नहीं किया जाता है ना। तो भोजन जो अपचित जो भोजन है यानी कि मल, उस मल में पानी की ऐसी मात्रा हो जाती है, उसी को अपन प्रवाहिका या लूज मोशन जिसको अपन कहते हैं, है ना। तो जो मोशन जो है वो पतला और लगातार अनकंट्रोल चलता रहता है, इसको लूज मोशन या प्रवाहिका कहते हैं। ठीक है। कुछ दोस्तों और बात करें कि जैसे जो पाचन संबंधित कुछ जो डिसऑर्डर है, जैसे अगर अपन बात करें कब्जी, इसमें तो क्या हो गया कि लगातार जो भोजन है वो एक्सिस, लगातार जो भोजन है ना, अपचित जो भोजन है यानी कि मल, उसमें जल के अवशोषण न होने की वजह से एक्सिस मात्रा में जो मोशन है ना, मल, उसका त्याग किया जाता है। पतली जिसको लैट्रिन अपन कहते हैं, लूज मोशन। एक होता है लास्ट अपने, वो है कब्ज, कब्ज या कब्जी जिसको कहते हैं। दोस्तों हमने बात की थी कि आहार नाल में एक कर्मानुकुंचन गति चलती है, जिसमें भोजन आगे से आगे गति करता है। तो कई बार क्या है कि उसकी कमी की वजह से, और यदि हम भोजन में, है ना, भोजन में जल की मात्रा कम ले रहे हैं, जल की मात्रा कम लेने पर, तो जो मल है वो टाइट या यूं कहूं कि एक ठोस के रूप में चेंज हो जाता है, यानी कि इसको जो मोशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता, यानी कि वो जो पेशेंट है या जो व्यक्ति है वो प्रॉपरली फ्रेश नहीं हो पाता, वेस्ट बॉडी से बाहर इजीली नहीं निकलता, जिसको कब्जी या कब्ज कहते हैं। इसके लिए काफी मेडिसिन वगैरह भी है, जैसे एक ऐड आता है आपके जैसे कायम चूर्ण हो गया और पेट सफा, ऐसे करके जो मेडिसिन है वो लेनी पड़ती है, या लैक्टुलोज वगैरह, इसमें से इसको डाइल्यूट करके और बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर। तो ये तो था दोस्तों आपके श्वसन संबंधित विकार। अब इसमें दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, वो है आपके कुपोषण से संबंधित टॉपिक और है दोस्तों इसमें, कुपोषण, इसको मेल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। दोस्तों हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बात की थी कि भी भोजन के अंदर संतुलित आहार जिसको कहते हैं, उसके रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, है ना, उसके रूप में अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां हो गई, फल फ्रूट हो गए, तो वो हम डाइट में हमारी होनी चाहिए। उसमें इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले होता है वो होता है प्रोटीन का। तो कई ऐसे जो बच्चे होते हैं जिसकी जो भोजन है ना, भोजन में प्रोटीन या यूं कहूं संतुलित आहार नहीं होता, भोजन में संतुलित आहार नहीं होता। तो जब भोजन में संतुलित आहार नहीं होता तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको कुपोषित बच्चे कहते हैं, या कहते हैं ना कि कुपोषण का शिकार। तो वो जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संतुलित आहार नहीं होने की वजह से। और उसमें दोस्तों बात करें तो कुछ जैसे कंट्रीज है, बांग्लादेश वगैरह, वहां पर एक समय आया था बहुत सारी भूखमरी की वजह से लोग मरे भी थे। तो वो जो कंडीशन है उस कंडीशन को आपकी कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। और इसको अपन कहते हैं प्रोटीन की जो ऊर्जा है ना, प्रोटीन ऊर्जा जो संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है, तो उसको अपन प्रोटीन ऊर्जा असंतुलन की अवस्था कहते हैं। और प्रोटीन से संबंधित जो बीमारी है ना, तो उसमें अगर हम बात करें तो एक अपने इंपॉर्टेंट बीमारी होती है दोस्तों, मरस्मस या मैरास्मस कहते हैं। मैरास्मस, इसको मरस्मस भी कहते हैं। तो मैरास्मस में बात करें दोस्तों तो ये छोटे बच्चों में, छोटे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे यानी कि 1-2 साल से कम, छोटे बच्चे 1 साल से कम वाले, है ना। तो छोटे बच्चों में प्रोटीन और अन्य जो ऊर्जा स्रोत है ना, प्रोटीन और अन्य जो कैलोरी के जो स्रोत है, उनकी अगर कमी हो रही है, किसके दोस्तों? प्रोटीन और कैलोरी छोटे बच्चों में होती है। छोटे बच्चों में होती है, क्यों होती है? प्रोटीन और कैलोरी की कमी से।
अब आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा दोस्तों कि भाई छोटी उम्र में हड्डियां निकली रहती हैं, पेट एकदम से बाहर निकला रहता है ना, संतुलित बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होती। तो ऐसे बच्चों को जो बीमारी है उसको मैरास्मस या मैरास्मस कहते हैं, राइट। देन बात करें, एक और इंपॉर्टेंट बीमारी है इससे संबंधित, वो है क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर। तो दोस्तों केवल और केवल प्रोटीन की कमी है ना, केवल प्रोटीन की कमी से होता है। तो केवल और केवल प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उस रोग को क्वाशियोकोर कहते हैं। और ये ध्यान रखना दोस्तों, ये कुछ बड़े बच्चे यानी कि 1-2 साल से ऊपर, ये कब होता है? 2 वर्ष के ऊपर के बच्चों में। तो जो 2 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं यानी कि 4-5 साल 8 साल 10 साल तक के बच्चे हैं, इसमें अगर प्रोटीन की मात्रा अगर कम है तो उन बच्चों के अंदर जो बीमारी होती है उस बीमारी को कहते हैं दोस्तों आपके क्वाशियोकोर। क्या कहते हैं? क्वाशियोकोर। और ऐसे बच्चे भी जो है वो कंप्लीटली हेल्दी नहीं होते और उसमें प्रोटीन की कमी की वजह से थकावट और वीक कमजोर जो बच्चे हैं वो इसमें होते हैं। क्लियर? तो दोस्तों इसके साथ आज हमने जो चैप्टर है उस चैप्टर को फिनिश किया है और यहाँ आपका जो ये चैप्टर है वो खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर में फिर भी कहीं कोई दिक्कत है, ऐसी कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आई है, तो वो आप जरूर बताइए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो फटाफट इसको लाइक कीजिए और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।